नमस्कार दोस्तों। आगामी पीजीटी हिंदी और नेट की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने हिंदी साहित्य की जो सीरीज आप लोगों के लिए चला रखी है, उसी से संबंधित एक नई वीडियो लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो विषय है वो है हिंदी प्रचार के आंदोलन, प्रमुख व्यक्ति एवं संस्थाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। तो हिंदी प्रचार के आंदोलन में कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन से व्यक्ति जो थे वो काफ़ी सहयोगप्रद रहे, इन्होंने काफ़ी सहयोग किया। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का प्रचार प्रसार हुआ। इस काल में गद्य की प्रधानता रही और गद्य की सभी विधाओं में प्रचुर मात्रा में लिखा गया। गद्य के विकास की जिन परिस्थितियों की आवश्यकता थी वे आधुनिक काल में विद्यमान थी, क्योंकि आधुनिक काल में ही हिंदी गद्य का प्रचार हुआ। और हिंदी गद्य का प्रचार करने वाले सर्वप्रथम आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। तो जिन परिस्थितियों की आवश्यकता थी वो आधुनिक काल में हिंदी को या गद्य को मिली। खड़ी बोली के गद्य प्रचार प्रसार में जिन लेखकों की जो कृतियाँ, जो उनका जो सहयोगात्मक थी या उनका योगदान था, उनके नाम भी हमें ले जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी उनका काफ़ी योगदान किया है। तो सबसे पहली जो कृति थी वो थी राम प्रसाद निरंजनी द्वारा कृत भाषा योग वासिष्ठ। दूसरी कृति थी मुंशी सदा सुखलाल कृत सुख सागर। तीसरी जो कृति थी वो थी इंसा अल्लाह खां द्वारा कृत रानी केतकी की कहानी। ये आधुनिक गद्य के जो सहयोगी पुस्तकें थी जिन्होंने गद्य को काफ़ी सहयोग किया। चौथी पुस्तक थी लल्लूलाल कृत प्रेम सागर। पांचवी थी सदल मिश्र द्वारा कृत नासिकेतोपाख्यान, क्योंकि नासिकेतोपाख्यान जो है वो बहुत ही चर्चित पुस्तक थी सदल मिश्र जी की। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कृत राजा भोज का सपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति है क्योंकि बहुत बार पूछा गया। राजा लक्ष्मण सिंह कृत कालिदास के नाटकों का हिंदी अनुवाद, क्योंकि इन्होंने जो भी कालिदास के जो नाटक थे उन्हें हिंदी में जो है वो ट्रांसलेट किया था राजा लक्ष्मण सिंह। और सिद्धाराम फुल्लौरी कृत सत्यामृत प्रभा और भाग्यवती। एक भक्ति गीत सुना होगा आपने, जो भजन है रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम, ये इन्हीं की पुस्तक का लिखा हुआ है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, आधुनिक काल में सांस्कृतिक चेतना जागृत करने के लिए अनेक आंदोलन प्रारंभ हुए, क्योंकि आधुनिक काल में जो अवेयरनेस थी, इसको हमने चेतना कहा, उसको जागृत करने के लिए बहुत सारे आंदोलन स्टार्ट हुए थे। सबसे पहला जो आंदोलन था वो था ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में और राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। उसके बाद दूसरी संस्था थी प्रार्थना समाज 1857। उसके संस्थापक थे महादेव गोविंद रानडे, या इनको हम महादेव भाई के नाम से भी जानते हैं। तीसरी संस्था थी आर्य समाज, इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और ये जो संस्था थी 1875 में 1875 मुंबई में स्थापित हुई। चौथी संस्था थी रामकृष्ण मिशन, इसे के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी विवेकानंद, क्योंकि इन्होंने अपने गुरुजी स्वामी रामकृष्ण परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और पांचवी संस्था थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि एक एनी बेसेंट थी, जो कि आयरलैंड की महिला थी। उसने 1867 ईस्वी में अडियार नामक स्थान, जो कि चेन्नई तमिलनाडु के पास पड़ता है, वहाँ पर इसका स्थापना की थी, क्योंकि एक प्रचारक थी ये भी। छठी संस्था थी स्वराज्य आंदोलन। इसमें अनेक राष्ट्रीय आंदोलन चले थे। जो नेशनल मूवमेंट जिस समय चली थी वो स्वराज्य आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। तो लगभग 6 ऐसी संस्थाएं थीं जिन्होंने आधुनिक काल में सांस्कृतिक चेतना जागृत करने के लिए अनेक जो हैं वो आंदोलन चले
और 6 की 6 संस्थाओं ने हिंदी के प्रचार प्रसार में काफ़ी सहयोग किया। अगला जो पॉइंट है हमारा, वह राष्ट्रभाषा प्रचार प्रसार में सक्रिय योगदान देने वालों में से सबसे पहले थे मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, राजा लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, काका कालेलकर और अन्य ऐसे बहुत से महान विभूतियाँ रहे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में उसके प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी सहयोग देने का काम किया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस आंदोलन में आर्य समाज का योगदान। देखिए, मैंने पहले ही बात की थी कि बहुत सारी जो संस्थाओं ने अपना सहयोग किया, जिसमें से आर्य समाज भी एक थी। तो हिंदी के प्रचार प्रसार में आर्य समाज का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी जो पुस्तक थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी में लिखी और केशव चंद्र सेन ने स्वामी जी को यह सुझाव दिया था कि वे अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार हिंदी में करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जुड़ा जा सके। आर्य समाज जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती की संस्था थी और उन्होंने उसे 1875 में मुंबई में स्थापित किया था, तो इसका भी काफ़ी सहयोग रहा हिंदी के प्रचार प्रसार में। दूसरी संस्था थी ईसाई मिशनरों का संस्थान। अब जो ईसाई मिशनरी थी, यानी जो क्रिश्चियन जो थे, वो छोटे छोटे दलों में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उसने भी हिंदी के प्रचार प्रसार में काफ़ी अहम भूमिका निभाई, क्योंकि ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे उन्होंने आम जनता की भाषा हिंदी को अपने प्रचार का साधन बनाया। सबसे जो आसान इन्होंने समझा कि इन्होंने नस को पकड़ा। जो भारतीय जनता की जो मूल आधारभूत बिंदु थे वो थी हिंदी, जो आपस में कम्युनिकेशन करते थे, उसको पकड़ा। क्योंकि 1813 ईस्वी में एक विलफोर्स नामक एक्ट आया था, उसके पास होने के बाद इन्हें धर्म प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता मिल गई थी कि आप भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कैसे भी कर सकते हैं। और अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि भारतीयों को उनकी भाषा के द्वारा ही उलझा करके उन्हें अपने धर्म से विमुख किया जा सकता है, तो उन्होंने हिंदी को ही अपनाया ताकि अधिक से अधिक जो लोग हैं वो क्रिश्चियन मिशनरी से, जो ईसाई मिशनरी थी, उनसे आकर के जुड़ें। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी बाइबल का हिंदी अनुवाद भी करवाया था और छोटी छोटी अपनी धर्म की, अपनी जो उनकी बाइबल पुस्तक है उसकी छोटी छोटी सी ऋचाओं, उनकी जो कोटेशंस हैं, उनकी छोटी छोटी पुस्तकें बनवा करके और पम्पलेट्स इत्यादि जो छोटे वाले जो पोस्टर होते हैं उनको छपवा करके या बांट करके उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया और उन्होंने भी हिंदी के प्रचार प्रसार में काफ़ी बढ़ावा दिया। तो सबसे पहली संस्था थी आर्य समाज, दूसरा था ईसाई मिशनरियों का भी योगदान हिंदी के प्रचार प्रसार में काफ़ी रहा। नेक्स्ट पॉइंट की अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है, क्योंकि उस समय में जिस समय ईसाई अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, अंग्रेजों ने कचहरी की जो भाषा के रूप में उर्दू को ही प्रचलित रखा था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कचहरी की भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी उर्दू ही वर्षों तक चली आ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो है वो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आर्य समाज और ईसाई मिशनरी का भी काफ़ी योगदान रहा है। इसके बाद हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान करने वाली अनेक संस्थाएं थी, जिनमें से कुछ एक का वर्णन हम आपको अभी बताएंगे। तो सबसे पहली जो संस्था थी वो थी नागरी प्रचारणी सभा काशी। काशी जिसे वर्तमान में हम बनारस के नाम से जानते हैं, प्राचीन नाम था उसका काशी। तो काशी की जो संस्था है वो थी नागरी प्रचारणी सभा, जिसका हमने 1893 में 1893 में उसकी स्थापना हुई थी। दूसरी संस्था थी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, जिसकी स्थापना 1910 में हुई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, जिसे वर्तमान में चेन्नई कहा गया। चौथी संस्था थी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, 1936 में बनी। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे
1945 ईस्वी में स्थापित की गई। केंद्रीय निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली, इसने भी काफ़ी सहयोग किया। हिंदी प्रचार प्रसार समिति जो थी उसने भी काफ़ी हिंदी का सहयोग किया। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938 में स्थापित की गई। बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई 1938 में स्थापित की गई। हिंदी विद्यापीठ देवघर जो कि बिहार में पड़ता है, उसकी स्थापना 1929 में की गई। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1947 ईस्वी में, और केरल राष्ट्रभाषा प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम। तो ये जितनी भी 12 संस्थाएं थीं, उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी महती भूमिका निभाई। तो इनमें से कुछ एक जो संस्थाएं हैं उनका एक विश्लेषण मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहली जो संस्था थी काशी नागरी प्रचारणी सभा। उस सभा में, क्योंकि भारतेंदु काल में जो साहित्य निर्माण का जो कार्य है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है, और उनके प्रचार प्रसार में अनेक बाधाएं भी उनके सामने आईं। नौकरी पाने के जो इच्छुक लोग थे वो प्राय अंग्रेजी और हिंदी जो है वो बोला करते थे, क्योंकि अंग्रेजी शासकों की भाषा थी और उर्दू जो है वो अदालतों की भाषा थी। तो हिंदी प्रचार प्रसार के लिए भारतेंदु जी को बहुत से नगरों में जाना पड़ा। बलिया में हिंदी प्रचार के लिए बड़ी भारी सभा हुई, जिसमें भारतेंदु जी ने अपने मार्मिक व्याख्यान में एक दोहा बोला था, जिसका नाम था, जो दोहा था, निज भाषा उन्नति अहें सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं यज्ञ सूल। और इन्होंने 1893 में, इसी क्रम में 1893 में कुछ उत्साही छात्रों ने उद्योग से और नागरिक जो प्रचारणी सभा जो काशी थी उसकी स्थापना हुई, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास और पंडित राम नारायण जो मिश्र थे और ठाकुर शिव कुमार जी थे, उनकी भूमिका जो थी वो प्रमुख थी। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु जी के जो हरिश्चंद्र जी के एक फुफेरे भाई थे, बुआ के जो लड़के थे वो थे राधा कृष्ण दास, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो पहले सभापति वही माने गए हैं। और दूसरी जो संस्था थी वो थी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, यानी इलाहाबाद उसे अभी तक कहते थे, लेकिन वर्तमान में फिर से उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। तो इस संस्था की जो स्थापना थी वो थी 1910 में हुई, और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। सम्मेलन के जो प्रारंभ हुआ था उसमें प्रथमा, मध्यम और साहित्य रत्न 3 परीक्षाएं जो आयोजित की जाती थीं, और देश के लाखों लोगों ने इस सम्मेलन की परीक्षाएं जो हैं वो उत्तीर्ण की थी। यानी किसकी? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की। तीसरी जो संस्था थी वो थी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई यानी मद्रास। तो दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में हिंदी का जो विरोध था राजनीतिक कारणों से हुआ था। तो हमने पहली जो थी वो थी काशी नागरी प्रचारणी सभा, दूसरी थी प्रयाग, और तीसरी थी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई। तो जो तीसरी जो संस्था थी उसका जो गठन था वो 1918 में इंदौर में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था, और हिंदी साहित्य सम्मेलन में दक्षिण भारत प्रचार सभा का गठन किया गया, क्योंकि इस समय दक्षिण भारत में ईसाई मिशनरी जो थी वो बहुत ज़्यादा धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी। उसके विरोध में दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का आयोजन किया गया। अगली जो संस्था थी वो थी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। महात्मा गांधी और पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने 1936 में हिंदी प्रचार से भारतीय भावना को या राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी। अब इस संस्था का जो उद्देश्य या आदर्श उद्देश्य कथन था, एक हृदय भारत जननी। यहाँ से जो राष्ट्रभाषा और राष्ट्र भारती नामक की जो पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती थीं, और हिंदी सिखाने के लिए इस समिति ने अनेक विद्यालय खोले और इनके अनेक केंद्र विदेशों में भी खोले गए। तो जो वर्धा है वो 1936 में बनी थी, और इसमें जो
महात्मा गांधी और पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने हिंदी प्रचार के लिए काफ़ी सहयोगात्मक किया। और यहाँ से दो पत्रिकाएं छपती थी, एक थी राष्ट्रभाषा और दूसरी थी राष्ट्र भारती। तो ये पत्रिकाएं भी वहाँ से प्रकाशित होती थी। एक और सभा थी, वो थी महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा। इस सभा ने भी जो है पुणे की जो सभा है, इन सभाओं ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इस संस्था की जो स्थापना थी तो वो 1945 में हुई। प्यारे बच्चों, 1945 वो वर्ष है जब समसामयिक नहीं, विश्व की भी सारी घटनाएं बदलने लगी थी, क्योंकि जापान जैसे कंट्री पर त्रासदी हुई थी 6 अगस्त 1945 से 9 अगस्त 1945। लेकिन उसी दौरान भारत में भी हिंदी प्रचार का कार्य, प्रचार और प्रसार का जो कार्य वो चल रहा था। तो इसका जो संस्था जो थी, पुणे की संस्था, इसने भारतीय स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देना था। यहाँ सभी प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करती थी और हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए इस संस्था का भी काफ़ी सहयोग माना जाता है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी संस्थाएं थी जिन्होंने भी, चाहे गुवाहाटी की संस्था हो, चाहे अहमदाबाद की असम राष्ट्रभाषा, चाहे वो गुजरात विद्यापीठ, चाहे वो बम्बई हिंदी विद्यापीठ या हिंदी विद्यापीठ देवघर, इन संस्थाओं ने भी भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार में काफ़ी सहयोग किया। तो ये था हमारा आज का जो चैप्टर, जिसमें हमने जाना कि हिंदी के प्रचार प्रसार में किन किन संस्थाओं का सहयोग था और कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में काफ़ी सहयोग किया। प्यारे बच्चों, उम्मीद करूँगा कि हमारा ये जो विषय है वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आपका सहयोग कर सकेंगे, क्योंकि ऐसे इस वाले जो टॉपिक्स हैं, यानी ये जो राष्ट्रभाषा का जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हमेशा नेट में भी और HPSC या HSSC, चाहे कॉलेज कैडर हो चाहे लेक्चरर हो, उन दोनों में भी काफ़ी बार प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। खासकर जो इनके मुख्य लेखक थे, मुख्य व्यक्तित्व थे, उनकी रचनाओं को भी उनके सन सहित पूछा जाता है। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।